आज आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हैं। क्या आज तक कभी आपने इस बात पर या इस तरह की खबर कभी देखी है जिसमें यह बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री के निवास पर तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा, उसे जब्त किया जाएगा, बेडरूम से लेकर बाथरूम तक तमाम सबूत खंगाले जाएंगे, दीवार का कोना कोना देखा जाएगा कि कहीं खून के दाग धब्बे हैं कि नहीं। जहां हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने आज तलाशी ली है, यह प्रस्तुत करती है एक ऐसी तस्वीर जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक करारा तमाचा है। क्योंकि जिस तरह का तमाचा मुख्य सचिव को मारा गया है और जो बात अब निकल कर आ रही है कि वाकई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर उस बीती रात न जाने क्या क्या हुआ था, अब मामला गहराता चला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए हैं, जो हार्ड डिस्क बरामद की गई है उसमें भी कई ऐसे कैमरे हैं जिसका वक्त 40 से 42 सेकंड तक पीछे चल रहा था। 7 कैमरे चल ही नहीं रहे थे और जो रिकॉर्डिंग हुई है उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की बात सामने आ रही है। सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री निवास पर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, किसने की? मुख्यमंत्री निवास पर ऐसा करने की हिमाकत किसी और की कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है, दाल में काला नहीं, दाल ही काला है, लेकिन स्थिति गंभीर बन रही है। इन 4 तस्वीरों में देखिए दिल्ली के थप्पड़ कांड की सियासत। सबूतों की पड़ताल में दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के घर तक पहुंच गई तो केजरीवाल ने बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए। केजरीवाल के एक विधायक ने तो खुलेआम अफसरों को और पीटने का ऐलान तक कर डाला और आम आदमी पार्टी सफाई देती रही कि पुलिस उनके नेताओं को परेशान कर रही है। सबसे पहले देखिए कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर कैसे सीसीटीवी कैमरों के सबूत ढूंढने पहुंची। केजरीवाल के घर के अंदर पहुंचे अफसरों ने वहां मौजूद कर्मचारियों से जो पूछताछ की वो भी सुनिए। केयरटेकर कौन आया था? केयरटेकर का मतलब क्या? तो बिल्डिंग कोई इंचार्ज होता है। सपोज मैं ये पूछूं कि कमरा कब पेंट हुआ था, कौन बताएगा? वो तो पीडब्ल्यूडी होता है। वही मैं पूछ रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी। इसके बाद पुलिस के अधिकारी ने उस कमरे की दीवारों की पूरी पड़ताल की और फिर दूसरा सवाल पूछा। इधर क्या है? वो रहते हैं डाइनिंग और पुलिस अफसर इस कमरे में निगरानी कर ही रहे थे कि डाइनिंग हॉल का गेट खुल गया। पुलिस अफसर ने फिर पूछा। वॉशरूम भी बता रहे थे। इसके बाद पुलिस अफसर अंदर वाले डाइनिंग हॉल की ओर बढ़े जहां वॉशरूम है। पुलिस टीम पड़ताल करके निकली तो बताया कि 7 सीसीटीवी कैमरे बंद थे। 21 कैमरे थे, उनमें 14 कैमरों में रिकॉर्डिंग चल रही थी, 7 कैमरों में रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। ये हमारी फॉरेंसिक टीम बताएगी कि उनमें रिकॉर्डिंग कब बंद की गई थी और कब उनमें कोई माल फंक्शनिंग या कोई खराबी थी तो कब हुई थी, जिसकी वजह से आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है या नहीं है? वहाँ कोई कैमरा नहीं था तो फुटेज कैसे मिलेगा? हमने एक्चुअली यहाँ एग्जामिन किया है, उसमें यहाँ के कैमरों की जो टाइमिंग थी वो टू बी प्रिसाइज 40 मिनट्स 43 सेकंड्स पीछे चल रही थी। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी होती, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, नहीं लगा, काम कर रहा, नहीं कर रहा, इसका दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली की सरकार से कोई लेना देना नहीं। सीएम के घर में दिल्ली पुलिस की इस तरह की पड़ताल को लेकर केजरीवाल ने सीधे अमित शाह पर निशाना साध दिया। जितनी शिद्दत के साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, मुझे बेहद खुशी है। जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं जांच एजेंसियों से कहना चाहता हूं कि जज लोया के कत्ल की जांच पे अमित शाह से पूछताछ करने की भी हिम्मत दिखाएं तो देश उनको बधाई देगा। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल को 40 मिनट तक बैठाए रखने का आरोप पुलिस पर लगाया। दूसरी ओर पुलिस ने केजरीवाल से किसी तरह की पूछताछ से इनकार किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस थप्पड़ कांड में कई सवाल हैं, लेकिन आज एक सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप इसका बेहतरीन जवाब जानते हैं। जनता सब कुछ जानती है। सवाल हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का सच क्या छिपाया जा रहा है। आइए एक बार फिर आपके सवाल रखें आपके सामने। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का सच क्या छिपाया जा रहा है? अगर आपको लगता है हाँ तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपको लगता है ना लिखिए NN स्पेस नो। अपना SMS हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। #NN_। अपनी राय लिखिए, आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे क्योंकि जो कुछ हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर और जो कुछ हुआ है उसे लेकर अटकलों का बाजार तो गर्म है ही, लेकिन सवाल भी कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान वक्त दर वक्त, सबूत दर सबूत बदल क्यों रहे हैं? अगर सच एक है तो बयान बदलने की आवश्यकता क्यों आनी चाहिए?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई तो दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि जिस कमरे में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की घटना हुई थी वहां सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में और उस कमरे में कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर आज खुलासा नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, असंतुष्ट तो जरूर है कपिल मिश्रा। आरोप जो लगा रहे हैं वो अपने आप में बड़े सनसनीखेज है। कमरे में पूरी वारदात हुई, वहाँ कुछ भी कैमरा नहीं था। आप पहले भी उस कमरे में गए होंगे, कई बार गए होंगे, कैसा वो कमरा है और क्या वहाँ कभी कैमरा नहीं देखा? देखिए, जिस कमरे में मुख्य सचिव को पीटा गया है उसको आप केजरीवाल की गुफा कह सकते हैं। उस कमरे में कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ पर बहुत कम लोगों को जाने की इजाज़त है। ज़्यादातर लोग उस कमरे में कभी गए भी नहीं हैं। जो सीएम ऑफिस में रोज़ जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो उस कमरे में कभी नहीं गए हैं और वहाँ पर बिल्कुल कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग है, उस पूरे पैसेज में सीसीटीवी है। कपिल मिश्रा जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल की गुफा का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि गुरमीत राम रहीम के गुफा की चर्चा की जा रही है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लगाना अपने आप में बहुत सही तो नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ हुआ है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकलाप पर कई सवाल तो खड़े कर ही रहा है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट पे 2 विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल की जमानत की अर्जी आज खारिज हो गई। दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और विधायक ने सार्वजनिक मंच से अफसरों को पीटने का ऐलान किया है। अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस मंच पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे। दिल्ली के उत्तम नगर में यह जनसभा चल रही थी, जहां नरेश बलियान ने मुख्य सचिव से मारपीट के मामले पर कहा कि अफसरों को पीटने की बात बिल्कुल सही है। इतना ही नहीं, मंच से उतरने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तब भी नरेश बलियान अपने बयान पर कायम रहे और कहे कि अफसरों को पीटा जाना चाहिए। अभी जो चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ, जो इन्होंने झूठा आरोप लगाया, मैं तो कह रहा हूं ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए, ठोकना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा मारना सही नहीं। अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो अधिकारी भी अपने अंजाम के लिए तैयार है। हमने नहीं देखा, इसलिए इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आशुतोष जो कि आम आदमी के प्रवक्ता हैं, अपने ही विधायक की बात से इनकार कर रहे हैं। यह बात अलग है कि यह बात उसी मंच से कही गई जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे और उन्होंने अपने विधायक को एक बार भी संशोधित करने की कोई कोशिश नहीं की। अरविंद केजरीवाल के विधायक ने खुले मंच से अफसरों को पीटने की धमकी दी। चंद घंटे बाद ही दिल्ली में बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के एक नेता पर धमकी देने का आरोप लगा दिया। सोशल साइट पर मिली धमकी का विरोध जताने के लिए विजेंद्र गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन भी किया और थाने में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी धमकी की शिकायत भी दर्ज की। मुझे ट्विटर पर आम आदमी पार्टी का एक नेता दिलीप कुमार नाम का, उसने ट्विटर पे मुझे धमकी दी है कि तुम मत जाना गुप्ता जी केजरीवाल के पास। केजरीवाल और उसके गुंडे, खुद ही कह रहा है, केजरीवाल और उसके गुंडे तुम्हें 2 थप्पड़ से अपना हाथ साफ नहीं करेंगे, बल्कि जनता के बीच तुम्हें भगा भगा कर हाथ पांव डंडा जो मिलेगा उससे पीटेंगे। यहाँ आया हूँ, डीसीपी साहब को मिलूँगा और थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगा, क्योंकि बार बार मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आप आशंका जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें ट्विटर पर तो आमतौर पर पब्लिक फिगर्स के बारे में लिखी ही जाती हैं। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक विधायक इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ है वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि दिल्ली सरकार आज किस तरीके से अपने ही मकड़ जाल में फंस चुकी है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के बाद दिल्ली सरकार में कार्यरत तमाम अधिकारियों ने अपना विरोध स्पष्ट तौर से जताना शुरू कर दिया है। तमाम अधिकारी नेताओं से बातचीत न के बराबर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अफसर अधिकारी पहुंच रहे हैं अपना काम करने के लिए ऑफिस, लेकिन काम उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से आमतौर पर किया जाता है। बातचीत बंद है, काम की स्पीड बहुत स्लो है। ऐसे में उपराज्यपाल के पास मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता भी, और मुलाकात के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वायदा किया कि अब उनका कोई भी नेता किसी भी अफसर के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया जी, बस इतना बता दीजिए, अगर आपको इस बात का भरोसा है कि मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी की गई तो अपने विधायकों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
उन्हें क्यों बचाते रहे और अब क्यों आश्वासन दे रहे हैं कि अफसरों के साथ बदसलूकी नहीं होगी? क्या आपकी जबान पर भरोसा किया जा सकता है? केजरीवाल के 2 विधायक दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को थप्पड़ मारने के आरोप में जेल पहुंच चुके हैं। केजरीवाल की पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस उन पर जुल्म ढा रही है, लेकिन केजरीवाल के एक और विधायक ने अफसरों को पीटने का ऐलान कर दिया। ऐसी हालत में दिल्ली के अफसरों ने मंत्री से मिलकर गुहार लगाई है। आईएएस अफसरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर दिल्ली सरकार के साथ कामकाज में होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। 2.5-3 साल में दिल्ली सरकार में कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दबाव डाला जाता रहा है। किस तरह से अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई हैं, किस तरह कई अधिकारी जो पहले दिल्ली सरकार में काम करते थे उन्होंने ट्रांसफ़र ले लेना ठीक समझा। दास एसोसिएशन ने बताया कि कितने सारे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर चले गए हैं इस प्रेशर की वजह से। अफसरों की शिकायत सुनने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इनकी शिकायत को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही मंत्रालय भी एक बैठक कर अगली रणनीति पर विचार करेगा। एक आध दिन में सेक्रेटरी डीओपीटी के साथ बैठ कर के एक व्यापक चर्चा इस विषय को लेकर के करने में अपने आप को समय लगाएंगे कि किस प्रकार से जो डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं उनका पालन होना चाहिए। इस बीच दिल्ली सरकार में तैनात अफसरों ने कामकाज करने से इनकार तो नहीं किया है, लेकिन सिर्फ लिखित रूप से संवाद करते हुए कामकाज को तैयार हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बताइए, अगर अफसर भी सरकार की वजह से सुरक्षित नहीं है, नेताओं से डर कर काम करेंगे तो काम करेगा कौन? दिल्ली सरकार आज अपने ही इस पूरे कार्यकलाप में फंस चुकी है। हमने फिल्मी डायलॉग सुना था, इस थप्पड़ की गूंज। लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को मुख्य सचिव की यह थप्पड़ की गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देगी। इसलिए आपके सामने एक बार फिर यह सवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का सच क्या छिपाया जा रहा है? आज का सवाल एक बार फिर आपके सामने, दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का सच क्या छिपाया जा रहा है? अगर आपको लगता है हाँ तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपको लगता है ना तो लिखिए NN स्पेस नो। अपना जवाब हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर SMS के जरिए हमें भेजिए। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं ट्विटर के जरिए #NN_R। अपनी राय हमें भेजिए, आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। और आइए बात करते हैं बड़बोले मंत्रियों की। जी हां, मध्य प्रदेश में एक मंत्री साहब हैं जिन्हें किसानों की आत्महत्या को लेकर कोई भी गुरेज नहीं है। ऐसा बयान उन्होंने दिया है कि उसके बाद वाकई में आपको लगेगा कि क्या यह व्यक्ति मंत्री बनने लायक भी है। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में पंचायती राज्य मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि सिर्फ किसानों की मौत पर हंगामा करना ठीक नहीं, क्योंकि मौत तो व्यापारियों की भी होती है, विधायकों की भी होती है। ऐसे में अगर किसान मर ही जाते हैं और खुदकुशी कर ही लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जी हां, भार्गव जी ने यह भी कहा कि किसान खुदकुशी का मुद्दा उठाने वालों को एक नसीहत और यह भी है कि चंदा करके आप किसानों की मदद क्यों नहीं करते? अगर आप चंदा करके किसानों की मदद करते रहते तो किसान आत्महत्या नहीं करते। यह उस प्रदेश का मंत्री बोल रहा है जिस प्रदेश में आमतौर पर 3000 के आसपास किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं कर्ज की वजह से। क्या आप इसे संवेदनशील सरकार मानते हैं, या दरअसल ऐसे मंत्री प्रदर्शित करते हैं कि सत्ता में आने के बाद ये मंत्री भूल जाते हैं कि जीवन का मतलब क्या होता है, किसान क्या होता है? देश भर में लोग किसानों की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी ही पार्टी के मंत्री किसानों के बारे में क्या कहते हैं, देखिए जरा। व्यापारी की भी मृत्यु होती है, घाटा हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा। छात्र की मृत्यु होती है यदि फेल हो जाता है, तो आपने देखा होगा कभी कभी अखबारों में पढ़ा होगा सारी चीजें। अरे हम विधायकों की मृत्यु हो गई इस पूरे कार्यकाल में, 4 साल हुए, 10 मर गए, 10 मर गए विधायक। अब क्या मतलब मृत्यु पे किसी का जोर है क्या? बताओ। 10 लोग हुए, अभी दो बाई इलेक्शन हो रहे, 2 उपचुनाव हो रहे जिनका प्रचार चल रहा है। विधायक क्या अमर हैं? नहीं मरा है क्या? तो इस तरह से लेना कि हम लोगों को तो कितना टेंशन रहता है। अधिकांश विधायक जो है वो हार्ट अटैक से और इन सब ब्रेन हेमरेज से इसलिए कि अब सब यहाँ जाओ, इस शादी में जाओ, इस ब्याह में जाओ, इसके यहाँ ही कार्यक्रम, इसके यहाँ ही कार्यक्रम, फिर दौड़ यहाँ लगा रहे, फिर दौड़ वहाँ लगा रहे, सारा का सारा।
ये जो है किसानों के साथ सहानुभूति, तो हम लोग चंदा करें नहीं, हम पैसा दें, हम क्यों सरकार पर निर्भर रहे हैं? आज तक किसी गांव के आदमी ने चंदा किया क्या? उसकी मदद की बताओ। तो अपन ये कहें कि फलां किसान की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के लिए देखो आज हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कर रहे कि हम अखबार के हम कोई खबर बनाना चाहते हैं। तो जब 100 लोग झुंड लगा के ये कहते हैं अरे बेचारा मर गया, बेचारा मर गया, तो किसी के पास 1000 रुपया नहीं है, 100 लोग 1000 इकट्ठे करें तो 1 लाख तुरंत इकट्ठा हो जाए। और आप कहते हैं हम तो उनके भाई हैं, हम तो उनके शुभचिंतक हैं, हम तो उनके हितैषी हैं, वो अन्नदाता है, भगवान है, तो भैया 1500 निकाल लो यार। इस बयान के बाद भी अब कुछ कहना बच जाता है क्या? मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान की संवेदनहीनता आपके सामने है और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए आइए आपके सामने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं। मंत्री गोपाल भार्गव ने विधायकों की मौत की तुलना किसानों की खुदकुशी से की है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि शिवराज सिंह सरकार के मंत्री ये जो बयान देते हैं वो क्या है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। 15 साल में 15,129 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है, यानी कि तकरीबन 1000 किसान प्रति साल। 2011-2016 के बीच में 5,594 किसानों ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है सिर्फ मध्य प्रदेश में। क्या इतने विधायकों ने खुदकुशी कर ली है मंत्री साहब? जून 2017 तक 150 किसानों की जान जा चुकी है क्योंकि फसल खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 85 लाख काश्तकार हैं और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आज स्थिति मध्य प्रदेश में बद से बदतर है। 50 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ का कर्ज है जो कि आज उनके ऊपर एक मौत की तरह, साए की तरह है। कर्ज माफी की उम्मीद लगातार किसानों को होती है, उचित दाम की मांग किसान करते रहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की मंजूरी जो है वो मिलती दिखाई नहीं देती है और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तमाम आंकड़े के सामने मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज तक आपने 15 सालों में जहां 15,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में, वहां क्या 15,000 विधायकों की मृत्यु की खबर भी पूरे देश भर में आपने सुनी है? 15 साल में नहीं सुनी होगी। उनके मंत्री गोपाल भार्गव कहते हैं कि लोग मरते रहते हैं, विधायक भी तो मरते रहते हैं, तो विधायकों से किसानों की तुलना करना मैं समझता हूं कि ये कहीं से उचित नहीं है। गोपाल भार्गव जैसे मंत्री को तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि तत्काल 1 लाख मार के बाहर निकाल देना चाहिए। क्या करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इस तरह के बयान देने वाले मंत्रियों को तो जनता को ही सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे हमारे देश में अंधविश्वास न सिर्फ आम लोगों की थाती है बल्कि उन तमाम लोगों की भी है जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। राजस्थान विधानसभा के कुछ विधायकों ने आशंका जाहिर की है कि असेंबली के कैंपस में भूत प्रेत रहते हैं, उनका साया है जी असेंबली पर। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से गुजारिश की है कि कथित तौर पर जो भूत प्रेत का साया विधानसभा पर है उसे मिटाने के लिए पूजा पाठ कराना चाहिए। बताइए, हमारे देश में हमारा संविधान कहता है कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए सरकार को कार्यरत होना चाहिए, और यहां दूसरी तरफ हमारे विधायक साहब हैं जिन्हें लगता है कि विधानसभा में भूत हैं, भूत। आज तक किसी ने भूत को देखा है क्या? नहीं देखा ना, लेकिन हमारे विधायकों को दिखाई देता है साहब। क्या राजस्थान विधानसभा की इमारत पर प्रेतात्मा का साया है? क्या राजस्थान के विधायकों को अपशकुन का डर सताता है? क्या राजस्थान असेंबली की बिल्डिंग में कोई वास्तु दोष है? क्या विधानसभा की नई इमारत में 200 विधायक कभी एक साथ मौजूद नहीं रहे? और क्या इसका कारण भूत प्रेतों का खौफ है? ये सवाल चौंकाने वाले हैं कि आखिर विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां बुरी आत्माओं की मौजूदगी की आशंका क्यों जताई जा रही है? हम इन सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले इस इमारत पर नजर डालिए। यह है राजस्थान विधानसभा, आधुनिक और पारंपरिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना। हम आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा की नई बिल्डिंग है जो मार्च 2001 में बनकर तैयार हुई थी, यानी
पिछले 17 साल से यहाँ विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन राजस्थान विधानसभा की ये बिल्डिंग इन दिनों किसी और वजह से सुर्खियों में है। जहाँ विधानसभा का भवन बना है, ये विधानसभा का जो भवन है, इस जगह पहले शमशान भी थे, कब्रिस्तान भी थे। यहाँ छोटे बच्चों को गाड़ने का भी, यहाँ पर जो है वो दफनाने का भी स्थान था। तो कोई न कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जो यूँ कहना चाहिए कि जिनका मोक्ष नहीं हुआ, जो अगले जन्म में वापस योनि में नहीं गए। मैडम से कहा था मैं कि हवन कराओ, पंडितों को बुलाओ, आखिर है क्या चीज़। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, इंसान से गलती तो होती है, कभी यहाँ कोई बुजुर्ग है क्या, कोई हस्ती है, कोई ऐसे मंदिर में कोई मंदिर किसका था, क्या था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ग्रह नक्षत्रों के कारण असेंबली की नई बिल्डिंग में एक साथ 200 एमएलए कभी मौजूद नहीं रहे। 21वीं सदी में भूत प्रेत और आत्माओं के दावे पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के कुछ माननीय सदस्यों को बुरे ग्रहों के अपशकुन की चिंता सता रही है। जो डर है उसकी वजह यह है कि कभी भी इस विधानसभा में एक साथ 200 विधायक मौजूद नहीं रहे। तब भी कभी कई मौके आए, यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में भी यहाँ पर कभी भी 200 विधायकों की संख्या पूरी नहीं हुई। और यही वजह है, ये डर धीरे धीरे विधायकों में और यहाँ के तमाम कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा है। और शायद यही वजह रही है कि विधायकों ने सीएम राजे से मुलाकात कर मांग की है कि यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया जाए, ताकि इस भ्रांति और इस डर से इस सदन में जो विधायक और कर्मचारी भयभीत हैं वो दूर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। इस रिपोर्ट के साथ बस इतना ही कहा जा सकता है कि भाई अगर उस विधानसभा में भूत हैं तो शायद भूतों को इस बात से डरना चाहिए कि वहां तो विधायक हैं, उनसे बड़ा भी भूत कोई हो सकता है क्या। वाकई में बड़ी सोचने वाली बात है कि इतने विधायकों के होते हुए भी वहां पर भूतों का वास हो सकता है। लेकिन ये भूतों की बात सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बिहार में भी भूतों का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है आजकल। यहाँ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने यह आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उनके घर पर कुछ भूत भेज दिए थे। यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री के पास तंत्र सिद्धा है, शायद ऐसा लगता है, और उन्होंने कहा था कि उनके घर पे कुछ भूत भेज दिए गए। इससे पहले उन्होंने अपने घर में मंदिर बनवाया और उसके बाद भूतों की वजह से घर छोड़ दिया। बड़े भाई ने यह कहा तो छोटा भाई पीछे कैसे रह सकता है। आखिरकार लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी जी ने कहा, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहर खिलाकर उनको मारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों को भूत प्रेत के साथ जहर का भी डर सताने लगा है। बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की रवायत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है। हमें जो सूचना दी गई कि तेजस्वी जी आप यात्रा पे जाते हैं, आप सरकारी सर्किट हाउस में रुकते हैं, वहाँ चाय नाश्ता खाना खाते हैं, आप खाना पीना ध्यान से खाइएगा। ये लोग कुछ भी मिला करके शराब मिला देगा, कुछ केमिकल मिला देगा और आपको पकड़ करके जेल में डालने की साजिश की जाएगी। ये हमको हमारे शिक्षकों को बताने। तेजस्वी को डर है कि उन्हें जहर देकर मारने की साजिश रची जा रही है। तेजस्वी के आरोपों पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आशंका जाहिर किया है, जग जाहिर है, ऐसी घटनाएं घटी है, इसलिए उन्होंने जाहिर किया है। और मैं 6 महीना पहले मैंने कहा था कि ये सरकार अपने विरोधियों को मुंह बंद कराना चाहती है, हत्या कराना चाहती है या केस में फंसाना चाहती है। तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, प्रोटोकॉल में सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, स्पेशल ब्रांच आपके पास है। अनर्गल बयानबाजी कर करके राजनीति का एजेंडा मत बनाइए। बिहार में बयानों की जहरीली सियासत कब थमेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी ने खुद की जान को खतरा बताकर एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश जरूर की है। 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चलें। बिहार की राजनीति में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष कुछ इस तरीके से आमने सामने हैं कि कभी सत्तारूढ़ दल आरजेडी और लालू यादव के परिवार पर लगाती है बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप, तो अब लालू यादव के बेटे ने लगाया है उनके खाने में जहर मिलाकर मारने का आरोप। यानी बिहार में राजनीति अपने चरम पर है और कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप से पीछे हटने को तैयार नहीं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।